राजकुमारी सड़क किनारे खड़ी होकर ग्राहकों का इंतजार कर रही हैं। उन पर अपने छोटे बच्चों और परिवार को पालने की जिम्मेदारी है। अभी तक कोई नहीं मिला। राजकुमारी उन लाखों भारतीय महिलाओं में से हैं जो संस्थागत वेश्यावृत्ति का हिस्सा हैं। इसकी जड़ें सदियों पुरानी जाति व्यवस्था से जुड़ी हैं। भारत की राजधानी नई दिल्ली से महज 3 घंटे की दूरी पर एक बिल्कुल अलग दुनिया बसती है। मैं उन गांवों की ओर जा रही हूं जहां सेक्स वर्कर रहती हैं। ये है राजस्थान के अलवर जिले का घेगोली गांव। यहाँ मैं अंकिता से मिली। ये भी सेक्स वर्कर हैं। उनके अनुरोध पर हमने उनका नाम बदल दिया है। वे खुद को बालिग बताती हैं, लेकिन देखकर ऐसा नहीं लगता। अंकिता एक ग्राहक के लिए तैयार हो रही हैं। उनके ग्राहकों में नजदीकी गांव के मर्द, हाईवे से गुजरने वाले ट्रक ड्राइवर, प्रवासी मजदूर या मामूली कमाई करने वाले नौजवान शामिल हैं। उन्होंने 3 साल पहले ये काम शुरू किया और कहती हैं कि अपनी इच्छा से किया ताकि उनका परिवार पल सके। पापा बताते हमारे अभी तुम कितना पैसा कमा लेती हो महीने में? 60-70 हज़ार। अब भला कोई है नहीं, मतलब ज़्यादा होते थे, रोते थे खेले बैठ के। मैंने बोला जाना कैसा ना कमा के घर बनाना है, शादी और कोई कर्ज है जो उतारना है? कर्ज उतार दे। कितने का कर्ज था? 10 लाख। 10 लाख रुपए उतार दिए 2 साल में? 3 साल। 3 साल। कर्ज के चलते यहाँ कई परिवार मुश्किलों में फंसे हैं। बैंक उन्हें इसलिए लोन नहीं देते क्योंकि वे सेक्स वर्क को काम नहीं मानते। तो ये परिवार स्थानीय लेनदारों के पास जाते हैं जो उनसे ऊंची ब्याज दरें वसूलते हैं। यानी परिवार गरीबी के दलदल में धंसते चले जाते हैं। रचना, इनका नाम भी बदला गया है। वे अपने 7 भाई बहनों में सबसे बड़ी हैं। भारी कर्जे में होने के कारण अपनी माँ और मौसी की तरह ही वे भी सेक्स वर्कर का काम करती हैं। मैं 15-20 साल की थी ना, जब से समझने लग गए जब मैं अपने परिवार की स्थिति नहीं देखा, जब मैं खुद ही आ गई। क्या स्थिति थी परिवार में? मेरे छोटे छोटे भाई थे, बहन थे, हमारे भीख मांग के खाते थे। दूसरे के घर पे भीख मांगने जाते थे, हमारे खाना खाते थे। हमारे रहने का ठिकाना नहीं था, घर नहीं था, बाहर नहीं था, जमीन ज़्यादा कुछ भी नहीं था। मेरे मम्मी करते थे। फिर भी हमारे घर गुजारा करने के लिए मुंबई में होटल में जाते थे, ये करते रहते थे। हम छोटे छोटे थे जब। फिर मैं समझने लग गई कि हाँ, मेरे मम्मी हमारे घर चलाने के लिए ऐसे होटल में जाते हैं, ऐसे काम करते हैं। फिर मेरी मम्मी को मैंने मना कर दिया, तो मम्मी आप होटल में मत जाया करो, हमको अच्छा नहीं लगता, मैं जाया करूँगी, मैं कमाया करूँगी, मैं अपने घर देख लिया करूँगी। रचना एक एजेंट की मदद से मुंबई गईं, जिसने एक स्थानीय दलाल के संपर्क में उन्हें वेश्यावृत्ति के बड़े नेटवर्क में पहुंचा दिया। भारत में 15 से 35 साल की उम्र की लगभग 30 लाख सेक्स वर्कर हैं। भारत में वेश्यावृत्ति वैध है, पर दलाली और मानव तस्करी नहीं। लेकिन पुलिस इस पर आंख मूंदे रहती है। रचना जैसी कई महिलाओं के लिए यही गुजर बसर का जरिया है। वे शोषण का शिकार होती हैं, लेकिन कोई और काम ना होने के चलते इसे छोड़ भी नहीं सकती। एक बार मुंबई में मैं जब इतनी समझते भी नहीं थी, तो मुंबई में चले गए कस्टमर के साथ में। तो कस्टमर ने मुंबई में मेरे साथ में बहुत बुरा तकलीफ किया था। पूरा पैसा भी नहीं दिया था मुझे, और मुझे बहुत मारा भी था, और बहुत उल्टा सुल्टा मेरे साथ बहुत तकलीफ काम किया उसने। और मेरे कपड़े वपड़े सब लेके उठा के सब बाथरूम के ऊपर डाल दिया था। मेरे हाथ भी नहीं पहुंचे, बहुत हाल किया।
इन गांवों के साथ एक कलंक जुड़ा है क्योंकि यहाँ रहने वाले लोग पिछड़ी जातियों के हैं। नट, बेड़िया, बंचड़ा और कंजर जिन जातियों से ये महिलाएं आती हैं, वे पारंपरिक तौर पर खानाबदोश जातियां हैं। एक जगह से दूसरी जगह घूमने वाली ये जातियां अलग अलग हिस्सों में फैली हैं, लेकिन मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में खासकर पाई जाती हैं। महिलाओं के वेश्यावृत्ति में शामिल होने से पहले ये जनजातियां ज्यादातर बतौर कलाकार काम करती थीं। नाच गाना, करतब कलाबाजी और जादू सिखाना। इनके काम और रहन सहन के तरीकों के कारण ब्रिटिश राज ने हमेशा इन जनजातीय समूहों को खतरा माना। 1871 में आपराधिक जनजाति अधिनियम के तहत इन्हें आपराधिक जातियां बना दिया गया। ये कानून भारत को आजादी मिलने पर ही खत्म हुआ। इन जनजातियों को लेकर समाज में आज भी कायम कुछ रूढ़िवादी धारणाओं ने इनके लिए दूसरे कारोबार या रोजगार शुरू करना लगभग नामुमकिन बना दिया है। मैंने इस समुदाय के ही एक परिवार के पुरुषों से मुलाकात की। है ना, बहुत पक्षपात है मैडम। देखो, पहले हमें अभी नौकरी वोकरी मिले तो हम इस लाइन में चाहे भी हमारा सुधार होता जाए, क्योंकि हर घर में एक दो बंदा रहे तो इनकम भी आती रही। अब क्या इनकम तो इतनी मिलती नहीं है, खर्चा ज़्यादा है, इनकम कुछ है नहीं, तो इस वजह से थोड़ा हम पिछड़े हुए हैं। बाहर का समाज आप लोगों के समाज को बहुत अच्छे नज़रिए से शायद नहीं देखता है। आप लोगों ने कभी ऐसा फेस किया है, इस तरह का कोई पक्षपात बाहर के समाज से? करते हैं, बहुत लोग करते हैं ऐसा पक्षपात, क्योंकि कभी पहले हम बाहर जाते थे ना तो हमें कोई पास में भी खड़ा नहीं होने देता कि तुम इस कास्ट के हो, यहाँ से जाओ, ये हो, बहुत बातें करते थे। पर अब थोड़ा थोड़ा सुधार आ गया, क्योंकि हम सब पढ़ाई की वजह से थोड़ा सा थोड़ा सुधार आ गया। नहीं, पहले तो कोई हमें ना घर के पास भी नहीं खड़ा होने देता, ऐसा होता था हम लोगों के साथ। स्कूल जाते थे ना तो बहुत बुरा लगता था, कोई हमें पास में भी नहीं बिठाता था, हम दूर बैठते थे। इस वजह से हम तो क्या, हमारी आईडी भी नहीं दिखाते थे वहाँ पे कि हम कौन से कास्ट के हैं। यहाँ कुछ बच्चों को नहीं पता कि उनका पिता कौन है। जाहिर है उनकी माओं के ग्राहक अपना नाम नहीं देते, लेकिन ये एक अहम समस्या है क्योंकि कई जगहों पर पिता के नाम के बिना आधिकारिक पंजीकरण नहीं होता, यानी जिंदगी परेशानियों के साथ ही शुरू होती है। लेकिन यहाँ की महिलाएं खुद के बूते परिवार का पालन पोषण कर लैंगिक धारणाओं को तोड़ रही हैं। जो कमाता है वो स्ट्रॉन्ग रहता है। अब जैसे हमारे यहाँ पे लेडीज कमाती है तो खुद वही चलाती है सब कुछ, घर वर सब कुछ, स्ट्रॉन्ग वही रहती है, उन्हीं की चलती है घर में पूरा। ऐसे नहीं कि जो इस लाइन में होती ना तो हम उसको मतलब आगे ही रखते हैं, हमसे खुद से आगे रखते हैं, उसको इज्जत देते हैं, सब कुछ देते हैं उसको, हर कुछ। ये महिलाएं परिवार के लिए पैसा कमाती हैं, संपत्ति बनाती हैं और घर बनवाती हैं। वे परिवार का कर्जा चुका सकती हैं, जो भारत की बहुत सी महिलाएं नहीं कर पाती। इनमें से कुछ गांव छोड़कर देश के प्रमुख शहरों जैसे दिल्ली, मुंबई या कोलकाता में जाकर बस जाती हैं और यहाँ तक कि दुबई में भी। इन सेक्स वर्करों के पति, पिता और भाई भी इस व्यवसाय को कायम रखते हैं और परिवार की कमाई में भागीदारी निभाते हैं। वे दलाल का काम करते हैं, साथ ही घरेलू कामकाज के अलावा बच्चों को भी संभालते हैं। लेकिन ऐसी भी महिलाएं हैं जो खुद पर ही निर्भर हैं। ये काफी मुश्किल है, खासकर तब जब उनकी उम्र ढल जाती है। स्नेहलता की सिर्फ एक बेटी थी जो सेक्स वर्कर थी, लेकिन उसकी मौत हो गई, शायद यौन रोग के कारण। ज्यादातर महिलाएं जिनसे हमने बात की वो इस जिंदगी से निकलना चाहती हैं। अंकिता का सपना है कि वे पारिवारिक जिम्मेदारियों से मुक्त होकर शादी करे। रचना अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा देने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही हैं। उन्हें लगता है ये उनकी आजादी की राह बन सकती है। इन गांवों में धीरे धीरे एक बदलाव जगह बना रहा है। मैं गुड्डू नागर से मिली। वे अध्यापक हैं। वेश्यावृत्ति के खिलाफ काम करने वाला एक एनजीओ उन्हें आर्थिक मदद देता है। आज वे अंग्रेजी व्याकरण सिखा रहे हैं। वे मानते हैं कि अच्छी शिक्षा ही इन महिलाओं को रोजगार के ज्यादा सुरक्षित मौके दिला सकती है। A group of words which
gives a complete sense story. वाक्य तो क्या बन गया ये वाक्य, और इससे हमें पूरा अर्थ मिल रहा है कि राम का जो एक काम कर रहा है वो किसका काम कर रहा है, लिखने का काम। ठीक, हमारे कुछ परिवार ऐसे हैं कि जिनको एजुकेशन से जोड़ा। आज पढ़ लिख के एक बच्ची है जो कि दिल्ली में पुलिस में है, वो जयपुर में जेल पुलिस में है, एमए बीएड किया हुआ है, उसका एक भाई सीआरपीएफ में, वो तो पूरा परिवार ही हो गया। एक परिवार और है हमारा यहाँ, उनके सारे बच्चे उसमें दिल्ली वो जयपुर एसएमएस में है, तो उसमें लैब टेक्नीशियन पोस्ट पे है। उसकी एक बहन है जिसने एमकॉम कर रखा है, वो तैयारी कर रही है, एक तीसरी डॉक्टरी की तैयारी कर रही है। तो ये भी बदल गया पूरा, ये 2-4 6 परिवार हमारे बदल गए हैं। गुड्डू नागर भी इन्हीं जनजातियों से हैं। उनके रिश्तेदार भी वेश्यावृत्ति में थे, लेकिन वे इस क्रम को तोड़ना चाहते थे, तो उन्होंने पहले खुद को शिक्षित किया और फिर अपने परिवार वालों को पढ़ाया। जैसे कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, इसको सही क्रम में लगाया हमने। माइग्रेट कास्ट मतलब अभी यहाँ रहे, कुछ दिन के लिए वहाँ काम किया, वहाँ से फिर वहाँ पहुँच गए, वहाँ से वहाँ पहुँच गए। इस तरीके से हमारा किसी डेवलपमेंट नहीं हुआ। मेरे भाई है 4, कोई पढ़ा लिखा नहीं है, बहनें हैं मेरी, कोई पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन मैंने एजुकेशन से जुड़ा। मैं एजुकेशन से जुड़ने के बाद में समृद्धि ने मुझे सपोर्ट किया, एक तरह से समृद्धि ने मुझे मोटिवेट किया, और मैंने एमए बीएड किया। इंग्लिश से एमए बीएड हूँ मैं, और अभी बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। ऐसी भी कहानियां हैं, लेकिन बामुश्किल दिखाई पड़ती हैं। इस समुदाय के सदस्य अपनी आने वाली पीढ़ी का भविष्य संवारने की कोशिश में जुटे हैं। सेंटेंस नैन्सी मैम, मैं बीए फर्स्ट ईयर हूँ। मैं एयर होस्टेस बनना चाहता हूँ। एयर होस्टेस मेरा सपना है। मैं चाहती हूँ नई जगह देखनी। एक हल्की उम्मीद नजर आती है कि शिक्षा और अधिकारों की समझ इन महिलाओं को स्याह अतीत की बंदिशों से आजाद कर सकती है।